which was based on procedural oriented programming (POP). So we have to make a comparative analysis about C and Java in the perspective of what is the difference between POP and OOP, और इस कंपैरिजन को हम लोग थियोरेटिकल में जितना उतना ही प्रैक्टिकल अप्रोच से हम लोग कंसिडर करेंगे इसको समझने का. अगेन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग विथ सी प्रोग्रामिंग, एज आई हैड सजेस्टेड, सेम थिंग आई वुड सजेस्ट ओवर हियर आल्सो, that being an MCA student, somewhere down the line I have an expectation कि आप लोगों ने शायद से इसे BCA में भी पढ़ा होगा. If not, nothing to worry about it. You should emphasize mostly on the practical approach, कि जो theoretical चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उसका practical implementation कैसे होगा, और इसके basis पे हम लोग क्या एक छोटा सा project develop कर सकते हैं या नहीं, right? So since I have also started my system after a very long time, so it is taking quite a bit of time to get up to the mark. Okay. So I would like to start with anyone amongst you all does know what or has been through the OOP principles. Yes, sir. Okay. Which language you have learned related to OOP? So C plus plus. C++. कहाँ BCA के टाइम में? हाँ सर, BC में भी था, और मेरी इंजीनियरिंग के फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेम में, फर्स्ट ईयर में भी था, इवन थोड़ा सा 11th-12th में भी था. ओके. सरिता, आपने कोई लैंग्वेज पढ़ा है जो ओओपी पे बेस्ड है? सर सी प्लस प्लस ही था, सी और सी प्लस प्लस. C++. ओके, गुड. सो एक तरह का एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होने जा रहा है. सो अगर आप लोग सी जैसे लास्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं और C++ कहीं ना कहीं अपने एजुकेशनल करियर में पढ़े हैं, then definitely it is going to be added as a new language into your stream. Okay, so first of all, the question would like to put over here is why we are using different programming languages. सी सबसे पहले एक सक्सेसफुल लैंग्वेज निकल करके आया था. परहैप्स सी से भी पहले बहुत सारे लैंग्वेजेस थे, हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा है. ओके, तो सी एक सक्सेसफुल लैंग्वेज निकल करके आया था. सी के कुछ डिमेरिट्स थे जिसके चलते C++ इंट्रोड्यूस किया गया, राइट. कोशिश करेंगे हम लोग इस चीज को भी एनालाइज करने का कि ये डिफरेंसेस क्या थे और क्यों इस तरह से एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही निकल करके आ गया. एंड अगेन जब C++ एक सक्सेसफुल लैंग्वेज निकल करके आया, यूजर्स का एक्सेप्टेंस भी उसमें हो गया कि ओके, वी हैव टू शिफ्ट द पैराडाइम फ्रॉम C टू C++ बिकॉज उसमें ज़्यादा फीचर्स हम लोग को मिल रहे थे. बट अगेन समवेयर डाउन द लाइन कुछ तो लिमिटेशंस C++ में भी रह गए होंगे जिसके चलते विजुअल बेसिक या जावा इन लैंग्वेजेस को भी इम्पोर्टेंस मिला है. And then again, coming of age is the Python language, which is gaining so much popularity and acceptance all across the world कि अभी मैक्सिमम हमारा एप्लीकेशंस जो डेवलप हो रहा है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, इन सब चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मोस्टली दीज आर बीइंग डन ओवर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट दैट डज नॉट मीन कि C++ या जावा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूजेज या एक्सेप्टेंस कहीं कम हो गया है. Perhaps if you look at the syllabus of any graduation related to computer science, BTech हो, BCA हो, या MTech MCA तक हम लोग अगर जाते हैं, C and C++ और C and Java, this combination goes even till date also. और कहीं ना कहीं उस बीच में फिर एक पाइथन को इंट्रोड्यूस किया गया है. बट बाय इंट्रोड्यूसिंग पाइथन वी हैव नॉट demotivated or we have not cut off with the Java or C++ as a language. Now
The important thing is that why so many different languages are there, right? So I'll give you a reference of the Chandrayaan mission that the Indian Space Research Organization ISRO did achieve last year. सो चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट जो मिशन जो था उसमें जो स्पेसक्राफ्ट हमारा जो लॉन्च किया गया था, सो दैट स्पेस और रॉकेट साइंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. एक रॉकेट को डेवलप करना, लॉन्च पैड से लॉन्च करना, देन सैटेलाइट को या फिर व्हीकल को कैरी करके लेकर के जाना ऊपर तक, और फिर उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वर्किंग मोड में काम पे लाना. These complicated things or the things which are related to hardware and sensors require some kind of languages. So ये पूरा जो अगर मिशन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, it contained several different programming languages. Perhaps there were a couple of languages which शायद हम लोग आम दुनिया में, आम जनता शायद हम लोग नाम भी नहीं सुने होंगे. ठीक है, तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी उन लोगों ने यूज किया था. नाउ सी एंड सी प्लस प्लस, इनका इम्पोर्टेंस क्यों होता है या अभी भी इतना एक्सेप्टेंस क्यों है कि इनफैक्ट इतने बड़े मिशन में अभी भी सी या सी प्लस प्लस को यूज किया गया? बिकॉज दोज टू लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड वेरी क्लोजली और दे वर्क वेरी क्लोजली विद द हार्डवेयर. दैट्स वाई आप अगर जितना भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर देखोगे और उसका डिजाइनिंग अगर देखते हो, तो उसका डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट है वो हमारा सी या सी प्लस प्लस पे ही बेस्ड होता है. ऑल्सो दुनिया के जो बहुत अच्छे हाई एंड गेम्स हैं हमारे पास, उनमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस और सी शार्प एडवांस सी. बिकॉज गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें कंट्रोलर्स यूज करते हैं. कंट्रोलर्स आर फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल डिवाइसेस, और फिजिकल डिवाइसेस से इनपुट लेकर के उसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना, इसमें कहीं ना कहीं सी एंड सी प्लस प्लस फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर कवरेज. जस्ट अ मिनट प्लीज. ओके, ठीक है. तो ये स्पेस मिशन में जो भी एस्पेक्ट जो हमारा हार्डवेयर ओरिएंटेड रहा होगा, कि फ्लैप्स का ओपन होना, क्लोज डाउन होना, सोलर पैनल का ओपन होना, मूवमेंट्स उनका, तो ये सब चीज क्लोजली मॉनिटर या मेंटेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस. वेयर डू वी यूज पाइथन? पाइथन इज मोस्टली इन, या उसका जो स्ट्रेंथ है वो है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा सैंपल्स कलेक्ट करके उस पे जो हम लोग एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं काइंड ऑफ. अब वो रिपोर्ट या तो तुम्हारा बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट फॉर्मेट में हो सकता है, या किसी भी ग्राफिकल फॉर्मेट में हो सकता है. सो वो सब रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में पाइथन बहुत ही सक्सेसफुल लैंग्वेज है. सो इन केस अगर कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहा होगा या उसमें कुछ हेल्थ मॉनिटर कर रहा होगा डिवाइसेस का, तो वो सारी चीज़ों का जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होगा और जो डेटा यहाँ पे बैकएंड में साइंटिस्ट को डिलीवर हो रहा होगा, वो सब पाइथन लैंग्वेजेस के थ्रू हो रहा होगा. वेयर डज जावा फाइंड इट्स वे इन बिटवीन दीज लैंग्वेजेस? जावा का इम्पोर्टेंस कहाँ है? जावा को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक इंटरफेस को डेवलप करने में लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे इम्पोर्टेंस फाइंड आउट का इम्पोर्टेंस है. नेटवर्किंग समवेयर डाउन द लाइन जो है बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द डिवाइसेस, उसको या कम्युनिकेट करने के लिए जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, वहाँ पे जावा कहीं ना कहीं अपने आप को वैलिडेट करता है. ओके, so there can be different applications, so there can be different reasons for us to study Java in this era itself.
अब धीरे-धीरे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द जावा लैंग्वेज, उसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि जावा एज़ अ लैंग्वेज हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इंटू 3 एस्पेक्ट्स. Perhaps you all might be knowing the 3 aspects are the standard edition, mobile edition and enterprise edition. इनको जावा अपने टर्म्स में प्रेजेंट करता है एज J2SE, J2ME and J2EE. Java 2 Standard Edition, Java 2 Mobile Edition and Java 2 Enterprise Edition. स्टैंडर्ड एडिशन क्या है? तो बेसिक कोर जावा जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे जावा के कोर फंक्शनैलिटीज के बारे में जो हमारा सिलेबस अभी कंसिस्ट करता है उसके बारे में जो हम लोग सीखेंगे वो हमारा कोर जावा रहता है. एंड परहैप्स उससे आगे चल करके 1-2 मॉड्यूल और आगे तक जहाँ पे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में भी सीख सकते हैं. एप्लेट्स एंड AWTs का क्लासेस रहता है, ग्राफिक्स या ग्राफिकल ओरिएंटेड क्लासेस. तो वो चीज़ जावा यहाँ पे कोर जावा में अपना रखता है. मोबाइल एडिशन तो जावा also has functionalities or the components, classes, packages which are helpful in creating mobile applications. ठीक है, तो मोबाइल एडिशन के लिए या जो हम लोग जावा या छोटे हम लोग पुराने ज़माने में जो स्नेक्स वाला गेम देखते थे, या वैसे कोई भी छोटा हम लोग उस ज़माने का गेम देखते हैं या अभी भी बहुत सारे छोटे लेवल पे जो गेम्स हम लोग मोबाइल पे प्ले करते हैं, तो वो सारे जावा के थ्रू पॉसिबल. And again, the enterprise edition consists of the business end model, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या एक कम्युनिटी के लिए बिजनेस डेवलप कर रहे हो, तो वो सब हायर लेवल पे जहाँ पे आपके एंड यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं या आपके टारगेट ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे केटर करने के लिए वी हैव एंटरप्राइज एडिशन. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को एक बिजनेस मॉडल जनरेट करना है, उसके लिए उसको अपना एप्लीकेशन मेंटेन करना है. दैट एप्लीकेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एंटरप्राइज एडिशन ऑफ जावा. ओके, तो वहाँ पे EJB, JDBC उन सब चीज़ों के बारे में, सर्वर टेक्नोलॉजीज के बारे में जावा डील करता है. All those components related to networking, socket programming, inet addresses, telnets, इन सब चीज़ों का भी रेफरेंस हमें जावा में एंटरप्राइज एडिशन और अदर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन एंड एंटरप्राइज एडिशन कैन बी फाउंड with reference to using the networking, socket programming, all those things. So जावा ने बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर रखा है इन सब चीज़ों को. अगेन व्हेन वी सी एंड्रॉयड और एंड्रॉयड पे जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उससे पहले हमेशा शुरुआती दिनों में बोला जाता था कि इफ़ यू वांट टू वर्क विथ एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखना है, करना है, एप्लीकेशंस डेवलप करने हैं एंड्रॉयड के लिए, तो आपको पहले जावा आना चाहिए, बिकॉज that is again a customized version or an extension of what Java as a language has done. So Java के बेनिफिट अभी भी पर एग्जिस्ट करता है काफ़ी हायर लेवल पे. परहैप्स यस, अगेन जैसे मैंने शुरू में बताया कि लार्जर एक्सेप्टेंस अभी पाइथन का इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो करेंटली जो काम चल रहा है पूरी दुनिया में वो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गया और उसमें पाइथन का एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो गया. बट दैट डज नॉट मीन कि जावा किसी हद तक या किसी तरह से भी एक अपने एंडिंग फेज में आ गया है और कहीं ना कहीं आगे कुछ 4-5 सालों में जावा या सी या C++ खत्म ही हो जाएगा यूज में. नो, इट्स नॉट गोना हैपन. ना ये 10 साल पहले कभी हुआ, ना किसी जावा या पाइथन आने से ऐसा हुआ, ना अगले 10 सालों में कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने से ऐसा होगा. अगेन मार्केट ट्रेंड्स, द पीपल हु आर रनिंग बिजनेस और जो IT फील्ड में जो अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, सॉल्व करते हैं. आज ही बात हुई तो पता चला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय द नेम गो एज अ लैंग्वेज, उसका बहुत एक्सेप्टेंस अभी इंडस्ट्री में है. the people who know the concepts of Go are having higher chance of getting recruited in the IT industry. But ये बात publicly कहीं नहीं है. None of the higher organizations like TCS, Infosys, Wipro, ऐसा कोई भी organization हमें कभी बताता नहीं है
कि हमारा रिक्वायरमेंट गो का है या रस्ट का है, आर प्रोग्रामिंग है. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस टू लर्न, बट इट इज नॉट फिजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल कि हम सारा लैंग्वेज को एक साथ पढ़ जाएं. You have to have command over at least a couple of languages. For example, C for the core aspect, and then Java or Python. It's up to you to decide. Syllabus में Java है, तो we'll start with Java. यहाँ तक clear है concept why we are studying Java? यस सर. Yes. ठीक है. Okay. So पढ़ने से पहले हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जस्टिफाई कर दे कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को. द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, टू द पर्सन हु इज टीचिंग एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू लर्न, कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मोटिव क्या है इसके पीछे. इट्स नॉट लाइक कि सिलेबस का हिस्सा है तो बस पढ़ लो. ठीक है. आगे चल करके 1-2 क्लासेस में और भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि जावा का इम्पोर्टेंस अब कहाँ पे है और आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स पे इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड ज्यादा बन सको. नाउ फाइन. सो प्रीवियस सेमेस्टर में जो हम लोगों ने सी पढ़ा था, सी वाज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आई थिंक कहीं ना कहीं हमने एक जनरेशनल डिस्कशन भी किया था कि 4 सेगमेंट्स में है हमारे. पहला जनरेशन को यू कैन कंसिडर एज द मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग. मोनोलिथिक मीन्स सिंगल लाइंस प्रोग्राम्स. तो वैसे कोई भी प्रोग्राम जो हमारा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शंस में कमांड्स को रन करता होगा, वो हमारा मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में था. देन सेकेंड फेज जो हमारे पास आया वो है स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में डिकम्पोज किया कि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नॉट इट शुड नॉट बी डन ओवर अ सिंगल लाइन, ताकि कॉम्प्लेक्सिटीज को हम लोग इवॉल्व कर सकें और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. देन थर्ड फेज जो हमारा थर्ड जनरेशन जो आया वो था प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. देन द फोर्थ फेज, फोर्थ जनरेशन केम एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगेन ये बहुत ही वर्बल डिस्कशन पे ही बात आके रुकती है और इसका प्रूफ ये जो हमने डिस्कशन, ये जो मैंने भी आपको डाइवर्जन्स बताया 4 फेजेस में या 4 जनरेशन्स में, बहुत कम जगह पे ये डाइवर्जेंस या ये जनरेशनल डाइवर्जेंस हम लोग को मिलता है. ठीक है. बहुत थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई पर्पस नहीं है भी तो हम लोग इसको स्किप आउट भी कर सकते हैं. ओके. फाइन. So Java, being an object-oriented programming, falls under the 4th generation of programming languages. There is some difference between POP and OOP. ये चीज हम लोग थोड़ा सा आज क्लियर कर लेते हैं और धीरे धीरे फिर उसमें हम लोग OOP के फीचर्स की तरफ आएंगे. प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी जब लॉन्च किया गया तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला फीचर जो होता है दैट इज इट फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है. और ओओपी जो है वो होता है इट फॉलोज एन बॉटम अप अप्रोच. परहैप्स आप लोग अगर सी प्लस प्लस पढ़े हो और पीओपी ओओपी में डिफरेंस कभी किसी टीचर ने अगर लिख पाया होगा तो ये भी एक डिफरेंस में से आया ही होगा कि पीओपी इज द टॉप, इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच एंड ओओपी फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच. नाउ ये जो पहला ही पॉइंट हमने बोला ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस चीज को प्रूव करना. ठीक है. अभी थ्योरेटिकली तो हम लोग इसको बोल देंगे बट इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना इट गोना बी वेरी डिफिकल्ट इन दिस सेमेस्टर बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस दैट वी फाइंड इन आवर सिलेबस. परहैप्स हमारा जो सिलेबस बोलता है उस पे हम लोग शायद कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाए जिसके बेसिस पे हम बोल पाए कि ओके हियर वी हैव यूज्ड द बॉटम अप अप्रोच. अब ये है क्या चीज, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. टॉप डाउन अप्रोच बोलता है कि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो क्वेश्चन दिया कि एक टास्क दिया है कि आप उस पर प्रोग्राम बनाओगे, आप उसको टॉप डाउन अप्रोच में ब्रेक डाउन करो. मतलब क्या, हायर लेवल पे आपका प्रोग्राम है स्ट्रक्चर, आप उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दो. ठीक है ना. आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दो, मतलब छोटे छोटे फंक्शंस में ब्रेक डाउन कर दो. हर एक फंक्शन एक इंडिविजुअल टास्क कुछ कर रहा होगा और वंस ये टास्क को हम एक्यूमुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा फंक्शनैलिटीज वर्कआउट करते करते वो पूरा प्रोग्राम एक साथ सक्सेसफुली रन कर जाता है.
सो द आइडिया इज कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने 4-5 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टास्क। एवरी टीम इज क्रिएटिंग देयर ओन टास्क, और जब उनका टास्क कंप्लीट हो जा रहा है, हर एक सेगमेंट को हम लोग ज्वाइन करते चले जा रहे हैं और रिजल्ट जनरेट होता चला जा रहा है। ये था टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या बोला गया कि ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच तो अपनी जगह पे ठीक है, मॉड्यूलैरिटी प्रेजेंट कर रहा है, हर कंपोनेंट्स को लोग सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिकम्पोज कर पा रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स आर फाइन, दे आर वर्किंग परफेक्टली। बट द थिंग इज दैट आप एम्फोसाइज कर रहे हो सिर्फ अपने टास्क को फुलफिल करने पे, ठीक है ना, आप अपने टास्क को फुलफिल करने पे इंपॉर्टेंस दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू डेटा। बिकॉज आपका जब डेटा फ्लो होता है विद अमंग द फंक्शन, वो डेटा कब मैनिपुलेट हो रहा है, किस फंक्शन में कौन चेंज कर पा रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई कंट्रोल उस चीज पे आपने नहीं दिया, जिसके चलते आपका डेटा जो है बहुत वल्नरेबल हो गया है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या डिमेरिट रहा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि इम्पोर्टेंस हमने हमेशा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया कि अपने टास्क को कैसे हम लोग डिकम्पोज करके छोटे छोटे फंक्शनैलिटीज में सक्सेसफुली रन कर जाए। So the ultimate aim was to run the program and to find the output, but never was an importance given to the data and its flow। जबकि एक प्रोग्राम में आपका डेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एक यूजर जो है वो डेटा पे काम कर रहा है। हम लोग जब एटीएम मशीन पे जाते हैं पैसा निकालने के लिए या एक काम करने के लिए, हमारा कंसर्न रहता है कि वो काम सक्सेसफुली हो जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ बिहाइंड द सीन वो लॉजिक क्या रन कर रहा है, वो लूप लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है, कंटिन्यू लगा रहा है, स्विच स्टेटमेंट है। वी आर लीस्ट कंसर्न्ड, इवन बीइंग from the engineering department or from being the technical department, हम लोग का कंसर्न कभी है ही नहीं वो कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, क्या लूप्स लगाता है, कैसे काम करता है। हमारा बस यही होल एंड सोल पर्पस रहता है कि काम सक्सेसफुली हो जाए, हम अगर पैसा निकालने गए तो पैसा सेफ एंड साउंड निकल जाए और हमारा काम कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली। सो ईज ऑफ यूज इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न। लीस्ट कंसर्न हमारे पास क्या है, वो डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा फेच कहाँ से हो रहा है। तो अगर आपको डेटा को सिक्योर करना है, इंपॉर्टेंस देना है डेटा को, देन यू हैव टू स्विच टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम which follows a bottom up approach। यहाँ पे क्या बोला, give primary importance to your data, मतलब आप अपना डेटा के इर्द गिर्द, उसके अराउंड आप अपना प्रोग्राम और लॉजिक को डेवलप करो। अब ये बात हम फिर से बोल रहे हैं, प्रूफ करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट स्टिल वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, ये बॉटम अप अप्रोच कैसे काम कर रहा होगा। सो प्राइमरी आपका जो है यहाँ पे होल एंड सोल थिंग इज डेटा। आप अपना लॉजिक, अपना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है पूरा इस डेटा के अराउंड बिल्डअप करो, कीपिंग इंपॉर्टेंस टू डेटा एंड इट्स सिक्योरिटी। बिकॉज अल्टीमेटली जब तक आपका डेटा सिक्योर नहीं है, आप कोई भी अच्छा प्रोग्राम से आउटपुट जनरेट करके दे दो, अगर वो डेटा वल्नरेबल रहेगा कि उसका वैल्यूज चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, या विजिबल है किसी थर्ड पर्सन को, या हर लेवल पे विजिबल है, तो फिर वो एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कंसिडर किया ही नहीं जा पाएगा। सो परहैप्स ओवर द इंटरनेट अगर हम लोग कोई फ्लो ऑफ या ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, फ्लो ऑफ डेटा देख रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली पीओपी एज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड। हम लोग तब डेफिनेटली वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे होंगे। सो अटमोस्ट प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन टू डेटा। डेटा के अराउंड हम लोग लॉजिक डेवलप करते हैं, उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं, एंड धीरे धीरे प्रोग्राम को एक लार्जर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये बात कैसे, इसको थ्योरेटिकली हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो देयर इज अ टर्म दैट वी यू माइट हैव हर्ड, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करते हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इजंट इट? याद है ये टर्म्स? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये टर्म्स हम लोग सी में कहीं नहीं पढ़े, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ऐसा कोई चीज नहीं था। बट व्हेन वी कम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पे एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट आता है।
ये डिफाइन करेगा हमारा कि हमारा फंक्शंस जो है वो पब्लिक नेचर का है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। अगेन उस फंक्शंस के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो डेटा है, वो हमारा पब्लिक टाइप का है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। अगेन क्लास वेरिएबल्स जो हमारे पास है वो हमारे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड किस टाइप के एक्सेस में है। पब्लिक अगर हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि उसका एक्सेस जो है फ्री फ्लो है। ओके, हर फंक्शनैलिटीज में उसको एक्सेस किया जा सकता है। बट अगर हमको उसको उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाना है तो आई कैन गो फॉर अ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर और अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे डेटा कंट्रोल पे कमांड आता है। वी हैव द प्रोग्रामर हैज द एबिलिटी टू डिसाइड कि हम इसको कितना फ्रीडम दे सकते हैं, हु और विच आर द फंक्शंस और द क्लासेस और द मॉड्यूल्स जो कि हमारे डेटा को या हमारे कंपोनेंट्स को एक प्रोग्राम के उसको एक्सेस कर सकते हैं और किस लेवल तक एक्सेस कर सकते हैं। देन अगेन सी प्लस प्लस में आप लोगों ने अगर याद करो अगर होगा तो वहां पे हम लोगों के पास फ्रेंड फंक्शन था जो कि इसी एस्पेक्ट में एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी या एक और लेवल ऑफ ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट कर रहा था। देन अगेन देयर आर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स और तरह तरह के नए नए कंपोनेंट्स हमको मिल जाते हैं ओओपी में, जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम में डेटा का फ्लो जो है बहुत अच्छी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं। हैविंग सेड दैट, ये जो बात आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, ये शायद ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड मॉड्यूल के बाद ही हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि देखो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर्स लगा करके हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस जनरेट किया। इनफैक्ट जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर इनहेरिटेंस और ये सब कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस पे, तब वहां पे नजर आएगा कि यूज ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्या है। फिलहाल फॉर द रेस्ट आई थिंक 4 to 6 क्लासेस हमारे लॉजिक बिल्डिंग में वही टाइम और वैसा ही का वैसा ही स्पेंड होगा जैसा कि हम लोगों ने सी में किया था। अगेन one more difference that we can think about in C or in POP and OOP is that perhaps जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि C और POP is more inclined towards getting the result at the best. On the other hand, OOP as a language emphasizes on uh, doing things in a safer manner. ठीक है, कि अपने काम का रिजल्ट तो अचीव करना ही है, जो कि पीओपी में भी हो रहा है, बट एक उसमें सिक्योरिटी फ्लेवर को इनहेंस करते हुए। Okay, I'll share the screen now. Okay. ठीक है, जब तक ये शेयर हो रहा है विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सो ओके, सो पहला टेक सबमिट में अप्रोच हमारा क्या था, दैट वी फॉलोड द टॉप डाउन अप्रोच एंड वी फॉलोड द बॉटम अप अप्रोच। Right. Next thing is
code reusability, again one more important function, code reusability. uh, code reusability क्या है? कोड विंडो विजिबल है क्या सबको? नो सर। ओके, राइट। कोड रियूजेबिलिटी डिफाइंस कि एक एक पीस ऑफ कोड या एंटायर प्रोग्राम या लॉजिक ऑफ द कोड विच कैन बी रीयूज्ड, वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, और आपको उसको बार बार सिर्फ वैल्यू चेंज करने के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा। आई विल गिव यू अ रेफरेंस फॉर दैट। इमेजिन आपके घर पे ही दो बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है। सबका शेप क्या है? आइदर स्क्वायर होगा, मतलब लेंथ एंड विड्थ और ऑफ सेम साइज, या फिर एक रेक्टेंगुलर साइज का रूम होगा जिसमें दो साइड ज़्यादा लेंथी है और एक विड्थ थोड़ा कम है, ठीक है। या फिर एक किसी कॉलेज या किसी क्लासरूम का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग में क्लासरूम्स बने हुए हैं स्कूल्स के, और हर क्लासरूम का साइज लगभग लगभग 19-20 थोड़ा बहुत है। कोई लंबा है बहुत ज़्यादा, कोई थोड़ा छोटा है, ऑडिटोरियम है तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, लैब्स है तो वो भी थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्लासरूम उसमें क्लासरूम से थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, और उससे ज़्यादा लेंदी होगी हमारा ऑडिटोरियम, लेट्स से इन दैट फैशन। अब सबका एरिया निकालना है। अब अगर हम इसको प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अगर फॉलो करते, हमको हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ता। ठीक है, अगर मेरे पास 4 रूम है, चारों का एरिया निकालना है, तो हमको चारों के लिए सेपरेटली लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया वेरिएबल लेना पड़ता। देन सेम प्रोग्राम, सॉरी सेम फॉर्मूला को 4 बार इंप्लीमेंट करना पड़ता, और वही वेरिएबल्स को 4 बार वैल्यूज इनपुट कराने पड़ते हैं। So you're using different, or you're using some extra amount of variables, and again we know कि variables occupies memory space. So ultimately you are occupying the memory spaces unnecessarily. इस चीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बखूबी कैसे अवॉइड करता है, तो वो कोड रीयूजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अपनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया, ये 3 वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर करके एक क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना, किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर करके किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो यही वेरिएबल्स को हम हर फंक्शन में यूज कर सकते हैं विद विद और विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज। तो ये क्या हो गया, आपने वही 3 वेरिएबल को हर फंक्शन में, हर क्लासरूम का एरिया निकालने के लिए यूज कर लिए। यू आर नॉट यूजिंग सेपरेट वेरिएबल्स, और कम वेरिएबल ऑक्यूपाई कर रहे तो कम कम वेरिएबल यूज कर तो कम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। So also you are saving certain amount of space, memory space also. So that is one more benefit. Then again, इसी को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टीज अपने एक क्लास का आप उसको रीयूज करा रहे हो, इनकॉर्पोरेट करा रहे हो अमंग द अदर क्लासेस या इनसाइड अनदर और अदर क्लासेस। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी को अगेन लोग इनहेंस कर रहे हैं। ये सारे फीचर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे ओओपी के फीचर्स हैं। दीज आर नॉट अवेलेबल, और दीज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वर नॉट अवेलेबल इन द पीओपी मॉड्यूल्स। और इन्हीं चीज को अगर हम थोड़ा सा और लोअर लेवल पे सोचते हैं, तो दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। So mostly these things related to data,
its accessibility, its functionality, and its security. All those features are available with OOP, and rather those things were absent in POP. Okay. So there are a minimum 4 to 5 differences that we can think about or we can discuss about in terms of how uh, POP is different than OOP. अभी हमने सिर्फ बेसिक लेवल पे 3-4 पॉइंट्स पे डिस्कस किया है. इफ यू विश यू कैन ऑल्सो गो फॉर सम मोर डिफरेंसेस, और इसमें से अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट रहा जिसको डिस्कस किया जा सकता है देन वी विल मोस्टली डिस्कस दोज थिंग्स. नाउ so this was the basic difference between the POP and OOP. Perhaps most of the things that we have discussed today are more inclined towards the benefits or advantages of OOP rather than the demerits of POP. Okay. So these components have given true flexibility to our data, its movement, uh, और हमारा डेटा को और ज़्यादा सिक्योर बनाया गया है रेस्ट्रिक्शंस लगा करके. तो जिसके चलते जो डेवलपर्स हैं एंड ऑल्सो द एंड यूजर्स दे find it very comfortable and convenient for their development of applications because इसमें higher level of security involved है. राइट, ये हो गया एक एस्पेक्ट. प्रैक्टिकली जब हम लोग इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा हम लोग को इन सब चीज़ों का अंडरस्टैंडेबिलिटी मिलता है. विल सी टू इट जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ओके, लेट्स ट्राई वंस मोर. Okay, is it visible now? Yes, sir. Yes. आप लोगों के ease of use के लिए I am using the same interface that I had used in the C programming language, the same online compiler. बस इस पर नाम C की जगह Java compiler हो गया है. ठीक है, nothing else has changed. But अगर हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्रीवियसली जैसे हमारे पास C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्ड में हमारे पास टर्बो C कंपाइलर था, क्या वैसा ही कुछ सॉफ्टवेयर, वैसा ही कुछ कंपाइलर जावा के लिए भी है? पहले तो हमें पता ही करना चाहिए कि क्या जावा कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है. सो एनीवन हु नोज और कैन गेस, क्या जावा कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है? एनी गेसेस? No guessing. एनी वाइल्ड गेसेस? Maybe it's a compiler based. ओके, सरिता? No, sir. No idea. Okay. C is an example of a compiler-based language. Python is an example of interpreter-based language. On the other hand, if we are talking about Java,
Java follows a combination of both compiler and interpreter. Java uses the features of both compiler and interpreter. ठीक है, जावा में जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, यूजुअली क्या होता है फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, when we are writing, see these are high level languages, right? C, C++, Java, Python, all these are high level languages. High level language और low level language होते हैं हमारे पास. High level language किसे बोलते हैं? वैसे लैंग्वेजेस, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर यूजर फ्रेंडली और यूजर रीडेबल फॉर्मेट में जो आते हैं, जिनको यूजर पढ़ करके समझ सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है, बट दोज लैंग्वेजेस कैन नॉट बी डायरेक्टली इंटरप्रेटेड बाय द सिस्टम. जैसे अभी जो हम लोग कमांड्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 4 लाइन 3 लाइन यहाँ लिखा हुआ है, ये सब क्या इंग्लिश वर्ड्स हैं और यूजर पढ़ के समझ सकता है एक तरह से, एक लेवल से. लेकिन ये लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज जो है, ये मशीन इसको नहीं समझ पाता है. मशीन को एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा कन्वर्जन टेक्निक चाहिए जो कि इन सब चीज़ों को एज ए इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट कर सके फॉर द सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन दैट. तो वो कन्वर्जन या वो कन्वर्टर हमारे पास या तो कंपाइलर हो सकता है या इंटरप्रेटर हो सकता है, और अगर हम असेंबली लेवल लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं तो असेंबलर होगा हमारे पास. ये 3 कन्वर्टर हमारे पास आते हैं. बट फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस वी आर मोस्टली डीलिंग विद आइदर कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर. सी में हमारे पास कंपाइलर था, वो क्या करता था, पहला काम था कंपाइलर करके पहले तो सिंटैक्टिकल एरर्स खोजो, सिंटैक्स मिस्टेक्स है या नहीं, अगर एरर्स है तो बता दो, और अगर एरर्स नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर दो. ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दो. राइट, ये हो गया. जावा की भी जब बात आती है तो वो क्या करता है, उसका भी इंटेंशन वही है कि पहले एरर खोजना है, अगर एरर मिलता है तो बता देने का है, नहीं मिलता है तो प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देना है. बट जावा ने इस चीज को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल किया कि जावा फाइल्स को जब हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, जब हम कंपाइल करते हैं जावा फाइल को, instead of directly converting into the machine code or object code, it gets converted into an intermediate code that is known as bytecode. ठीक है, इससे बहुत बड़ा एक फीचर जनरेट हो रहा है जिसके बेसिस पे जावा इतना इम्पोर्टेंट और इतना वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज हो पाया, because of this one feature. So once we compile our source code और उसमें अगर कोई एरर नहीं रहता है तो वो सोर्स कोड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, रादर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट कोड जो कि ना तो यूजर पढ़ के समझ पाता है और ना ही सिस्टम उसको समझ पाता है. वो किसी के काम का नहीं, ना यूजर के काम का ना सिस्टम के काम का. वो बीच में एक ऐसा कोड बन करके रह के है जो ना यूजर पढ़ के समझ पा रहा है और ना ही सिस्टम को रीड कर पा रहा है. तो ऐसे कोड का क्या फायदा है, तो लेटेस्ट स्टेजेस पे हम लोग उस चीज को भी देखेंगे. नाउ दिस बाइट कोड इज रेडी, आप इसको इंटरप्रेटर को डालते हो, दैट कन्वर्ट्स योर बाइट कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड. ठीक है, सो यू हैड द सोर्स कोड, हम इसको फिर से लिख लें. सोर्स कोड को हमने कंपाइल किया, वी गॉट द बाइट कोड. बाइट कोड इज neither recognized by the user nor by the system. It again has to be interpreted by the Java interpreter to convert it into final object code और machine code, जिसको machine run करके read करके translate करता है और result या जो भी instructions उसको forward process करता है. So Java, we can say that Java uses a two-step conversion technique, जहाँ पे हमारा सोर्स कोड जो है बीच में किसी इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट हो रहा है. So this bytecode has very much important, or it is very much important or finds very high importance in the programming industry. इसके चलते हम लोगों को एक added level of security मिलता है. The thing is that, see, let's say कि आपने एक एप्लीकेशन डेवलप किया किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप उसको किसी को दिखाना चाहते हो, लेट्स से आप यू वांट टू सेल दैट project or the product to
कंपनी और इंडिविजुअल, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट देने गए, उस कंपनी ने बोला कि आई एम नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, यू कीप द कोड्स, आई विल सी टू इट, और अगर सही रहा सब कुछ तो आई विल कम बैक टू यू और आई विल परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, बट यू आर हेजिटेंट एज अ डेवलपर कि हम अपना कोड दे नहीं सकते। हम अगर अपना कोड को ऐसे पब्लिकली अगर सबको देते फिरेंगे, हो सकता है वो अपना उसमें मेरा नाम या मेरे कंपनी का नेम प्रोफाइल चेंज करके उसे अपना बना ले और बेच दे, और मेरे पास कोई प्रूफ एविडेंस रहेगा नहीं कि हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है कि मैंने सोर्स कोड बनाया, मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया तो मुझे बाइट कोड मिल गया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव दिस बाइट कोड टू एनीवन एंड एवरीवन कि टेक अवे द बाइट कोड, बिकॉज़ बाइट कोड में ऐसा कोई भी चीज़ रिवील नहीं होता है। इफ यू हैव रिटन 4 to 5 लाइन्स ऑफ जावा, वो 4 से 5 लाइन सिर्फ 1.5 से 2 लाइन में ही आपको रिफ्लेक्ट होगा इन योर बाइट कोड, और वो भी कुछ ऐसे तरह से दिखाई देगा जिसको जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल सी टू इट कि कहीं अगर हम दिखा पाएँ। Okay, at the end of the class, I'll distribute the byte code. वो देख करके हम शायद नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर पाएंगे कि दिखता कैसा है, राइट। सो ये एक बेनिफिट हमको मिल रहा है कि सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं, आई गेट द बाइट कोड, नाउ आई कैन गिव दिस बाइट कोड टू एनीवन एंड एवरीवन। वो बाइट कोड को रन करेगा तो उसको आउटपुट मिल जाएगा। शर्त सिर्फ यही है कि आपके सिस्टम में एक ऐसा जावा का पैकेज या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जो कि उस बाइट कोड को समझ सके, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो कैपेबल नहीं कि इस बाइट कोड को ट्रांसलेट कर सके। हमें एक जावा का एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन या प्रॉपर कुछ एक चाहिए है जिसकी मदद से हम लोग अपने जावा का बाइट कोड को ट्रांसलेट कर सके, समझ सके। दैट थिंग इज वी रिक्वायर अ जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। ओके, ठीक है। तो हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन होना चाहिए।
ठीक है, JVM. JVM is the most important component through which Java codes will run. इसके बारे में हम लोग अगेन एक क्लास में डिस्कस करेंगे. JVM एक्चुअलिटी में है क्या चीज, व्हाई इट इज नेम्ड एज वर्चुअल मशीन, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. देन अगेन देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स रिलेटेड टू जावा जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लास में. दैट इज JDK, जावा डेवलपमेंट किट, JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JIT, just in time compiler, bytecode is there, JVM is there, right? Garbage collector, again one of the most important feature. अगर किसी को याद हो, आप लोग अगर सी प्रोग्रामिंग में हम लोग, although we haven't used that command in our system because हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे काम करते थे, बट अगर आप टर्बो सी पे काम करते थे तो वहाँ पे आप लोग हमेशा अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद एक कमांड लिखते थे, CLR SCR, isn't it? क्लियर स्क्रीन, याद है किसी को? यस सर. ठीक है, वो क्या करता था? सर वो जैसे भी कभी भी हम लोग आउटपुट अगर करते थे तो पहले का जो भी रहता था वो सब कुछ क्लीन आउट कर देता था, क्लियर द स्क्रीन. फिर नया एक मतलब नई स्क्रीन नए पेज पर हमारा आता था आउटपुट. या एग्जैक्टली, द थिंग इज दैट वो प्रीवियसली जो भी हम लोग प्रोग्राम रन किए थे वो मेमोरी में जो डेटा रह जाता था, फ्लोटिंग वेरिएबल्स, उनको इरेज कर देता था. मेमोरी को क्लीन करके वो नया डेटा जो हम लोग रन कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करता था. अदरवाइज वो प्रीवियस डेटा भी आउटपुट में रिफ्लेक्ट होने लगता था. कम जावा में क्या हो गया जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ कि गार्बेज कलेक्टर. ये गार्बेज कलेक्टर क्या है? इट वर्क्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये टाइम एंड अगेन जब देखता है कि सिस्टम में जावा का प्रोग्राम्स कमांड्स रन नहीं हो रहे हैं या सक्सेसफुली रन हो चुके हैं, इट हैज एन अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, वंस द सिस्टम हैज एग्जीक्यूटेड द जावा कोड और अभी कोई जावा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन मोड में नहीं है, ट्राई टू वाइप आउट ऑल द वैल्यूज और द वेरिएबल्स दैट हैज बीन यूज्ड, और जो अभी यूज में नहीं उसको इरेज कर दो, वाइप आउट कर दो. मेमोरी को हमेशा क्लीन रखो और फ्री रखो ताकि नए एप्लीकेशन से नए वेरिएबल्स उसको एलोकेट हो सके. तो ये फैसिलिटी भी जावा के अंदर एक आया जो कि हम लोग को इंस्ट्रक्शंस लिखने से अवॉइड कर दिया. ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट्स थ्रू विच जावा हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस, और इन्हीं के बारे में हम लोग को समझना बहुत क्लोजली. I would like to concentrate on JVM, JDK, JRE, JIT, source code, bytecode in the next class. और जावा के फीचर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, रोबस्ट क्या है, मल्टी थ्रेडेड क्या है. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज जो है, दीज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो और जावा के रिगार्डिंग अगर इंटरव्यू है, एंड डेफिनेटली दीज 4 to 5 points जो है वो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग रिगार्डिंग या आपका नो हाउस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग जो है वो उस चीज को एस्टेब्लिश करेगा. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि दीज फ्यू थिंग्स आप लोगों को भी एक बार विजिट करना चाहिए. व्हाट इज JIT, सोर्स कोड, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, JDK, JRE क्या है, JVM क्या है. इतने कंपोनेंट्स को हम लोग थोड़ा कल के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ताकि हम लोग समझ सके और इन पे हम लोग फाउंडेशन अपना बेस कर सके. बिकॉज एक बार जब हम लोग कोर्स में घुस जाएंगे तो ये सब चीज छूट जाएगा. ठीक है ना, ये सब चीज छूट जाएगा. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट आप लोग, क्योंकि अपने अपने सिस्टम पे काम करोगे, ऑनलाइन कंपाइलर तो है, सेफ एंड साउंड है, अभी कुछ लेवल तक सक्सेसफुली रन कर जाएगा ऐसा कोई भी कंपाइलर. But I would suggest you need to find out a software or a compiler on which we can run Java files. So basically Java का पहले वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड करते थे JDK and JRE, Java Development Kit and Java Runtime Environment, दो सेपरेट फाइल्स होते थे. हम लोग इन्हें जावा के वेबसाइट से डाउनलोड करते थे, इनको इंस्टॉल करते थे. इनको इंस्टॉल करने के बाद हमें प्रोग्राम फाइल्स में सी ड्राइव में दो फोल्डर्स मिलते थे inside the Java folder by the name JDK and JRE.
दोनों फोल्डर के अंदर अगेन सब फोल्डर्स कुछ मिलते थे 4 से 5, उनमें से हम लोग एक फोल्डर को जो ध्यान देते थे दैट वाज बिन फोल्डर। ठीक है, बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरी। इनके थ्रू हम लोग क्या करते थे, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाकर के एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाकर के वहां पे हम लोग पाथ सेट करते थे ऑफ द जेडीके एंड जेआरई बिन फोल्डर्स। जब तक ये पाथ सेट नहीं करेंगे हम लोग जावा के फाइल्स को, कमांड्स को रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम में आप लोग को दिखा देंगे एनवायरमेंट वेरिएबल कहाँ होता है, पाथ कहाँ सेट करते हैं, जावा का जेडीके जेआरई बिन कहाँ होता है। परहैप्स द करंट एडिशन ऑफ जेडीके जो है, या जो जावा का जो वेबसाइट है, अब तो क्योंकि जावा को ओरेकल ने परचेज कर लिया है तो ओरेकल के वेबसाइट से आप लोगों को जेडीके जेआरई देखना पड़ेगा। तो इफ यू गो एंड विजिट द ओरेकल वेबसाइट, या आप गूगल पे सिर्फ सर्च करते हो अबाउट जेडीके ये जावा सॉफ्टवेयर, तो इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द ओरेकल वेबसाइट। वहां पे आई थिंक करंट वर्जन इज 16 और 17। ठीक है ना, 16 या 17 जो है वो यूज हो रहा है। आप उसको डाउनलोड करोगे, सिंगल फोल्डर रहेगा, उसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद पाथ सेट करना है। तो आई होप सो कि एटलीस्ट हम लोग इन चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कोशिश करेंगे पैरेलली सबको इंस्टॉल करने का। ठीक है,